नमस्कार साथियों। क्या होता है पत्रकार यानी मीडिया की भूमिका, या फिर ये कहे कि लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की भूमिका क्या होती है, खास तौर पर तब जब भारत देश के अंदर चुनाव हो रहे होते हैं। यानी चुनाव का मतलब लोकतंत्र को जीना होता है, यह माना जाता है। और उसी लोकतंत्र के बीच में अगर पत्रकार आकर के खड़ा हो जाए और खुले तौर पर पत्रकार एक पार्टी में तब्दील हो जब नजर आने लगे, तो फिर पत्रकार की भूमिका का सवाल होगा या फिर लोकतंत्र का सवाल होगा। इस सवाल में फंसी हुई आज जो आपके सामने जो तथ्य जो पेश करेंगे, वो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिसको लेकर के हो सकता है कि आप इसको सुन करके चौंक जाएंगे। क्योंकि अभी तक आपने बिजनेस मॉडल सुना होगा जिसके जरिए अखबारों में विज्ञापन हो, टेलीविजन में टीआरपी के जरिए नई मिलने वाली विज्ञापन हो, या फिर जिसमें हजारों करोड़ रुपए के जो विज्ञापन मिलते हैं उसका एक अपना बजट होता है जो बाजार में विज्ञापन चल रहे होते हैं। 2014-15 के बाद से भारत देश के अंदर उस विज्ञापन के समानांतर एक सरकार का विज्ञापन चलने लगा। और इस समय तो सरकार ने अलग अलग जगहों पर मंत्रालयों के जरिए, खुद के जरिए, अपने बजट के जरिए, अपने प्रचार बजट के जरिए जितना पैसा लुटाया, उतना पैसा भारत देश के तमाम प्रोडक्ट को विज्ञापनों पे दी गई, भारी पड़ गई। तो फिर यह जाहिर है कि जो पैसा दे रहा है, जो विज्ञापन दे रहा है, उसके अनुकूल पत्रकार आगे चल पड़ा है। लेकिन अब तक बात को तो सिर्फ गोदी मीडिया की होती थी, जिसमें इस बात का जिक्र होता था कि सरकार के अनुकूल आपको रहना है। और इस अनुकूल होने का मतलब यह था कि मुद्दों के आश्रय आप सरकार के साथ खड़े हो जाइए, या फिर ये कहे कि विपक्ष का बाइकआउट कर दीजिए, या फिर विपक्ष के मुद्दे को दरकिनार कर दीजिए, उसको हाशिए पे ढकेल दीजिए। लेकिन पहली बार, यानी बीते 9 सालों के बाद पहली बार भारत देश के अंदर 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में, अब उसके कुछ महीनों बाद लोकसभा का चुनाव में पत्रकार का भूमिका क्या है और क्या होगी, इसके संकेत जो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ही मिलने लगे। इसीलिए शुरुआत में जो है यह मत आप सोच लीजिएगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपको चौंका देगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चौंकाएगा तभी जब जनता काफी लहर के समान एक तरफ से भाजपा या फिर मोदी सत्ता को खारिज करने निकल पड़ेगी। चौंकाएगा तब जब वह कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आएगी। चौंकाएगा तब जब वह दूसरे छोटे छोटे राजनीतिक दल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, उनकी भूमिका को नगण्य माना जाएगा वोटों के नजर के हिसाब से, और मान लिया जाएगा कि इन जगहों पर, यानी खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के भीतर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें छोटी पार्टियां मायने बिल्कुल नहीं रखेगी। चौंकाएगा तब जाकर के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जी नहीं। चौंकाने की परिस्थिति तो तब होगी जब जो चुनाव लड़ नहीं रहा हो, अगर वह भी चुनाव के पार्टी के तौर पर काम करने लगे, तो फिर क्या होगा। आज जो पूरी फहरिस्त को जो जो टटोला है, निकाला है, देखा है, इसको ही जो राजस्थान के अंदर प्रचार थम गया, कल वोटिंग होनी है, उससे पहले जो हिंदी पट्टी क्षेत्र के जो 3 राज्य है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों के जो सारे आकलन जो है, जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन के जरिए, उस आकलन के जरिए 3-4 बातें बहुत सामने है, जिसको आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, हम इससे हम समझ सकते हैं। दूसरी बात जो सामने आई थी कि वो बहुत चौंकाने वाली बात है कि पहली बात यह कि किन मुद्दों को उठाना है, किन मुद्दों पर बहस करनी है, किसका भाषण दिखाना है, किसका भाषण नहीं दिखाना है। जिन भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन मुद्दों का जिक्र करेंगे, वह मुद्दे के शक्ल में राजनीतिक तौर पर कैसे वोटरों को प्रभावित करे, इसके लिए पत्रकार की भूमिका क्या होगी, यह एक सामान्य सी बात है। इस तरीके से अगर मीडिया अगर सरकार के अनुकूल हो जाए तो काम करता ही है, और सरकार जब राज्यों के भीतर जिसकी सत्ता होती है वो मीडिया को अपने अनुकूल कर ही लेता है। हालांकि इस समय में पीएम मोदी सत्ता ने जो कमाल कर दिया, राज्यों की सत्ता के समानांतर बराबर में राज्यों की सत्ता के अंतर्गत जो क्षेत्रीय मीडिया था उसको समानांतर नेशनल मीडिया को ला करके खड़ा कर दिया, और वहां पर स्थिति बदल गई। फिर सवाल जो है अभी तत्काल जिसका जिक्र लगातार हो रहा है कि यह महादेव ऐप एक ही झटके में कहां से आ गया, जिसका जिक्र हो रहा था कि एक ही झटके में लाल डायरी क्यों हटी,
जिक्र जिस बात का किया जा रहा था कि अयोध्या तक की फ्री यात्रा जो एक सामान्य सी बात होनी चाहिए, यह बहुत बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? या फिर राजनीतिक को हिंदुत्व के आश्रय नहीं बल्कि सांप्रदायिकता के आश्रय वोटरों को ध्रुवीकरण हो सकता है या फिर नहीं? इन मुद्दों को कैसे किस रूप में कब उठाया जाए, इस पे बहस की गुंजाइश है या फिर नहीं है? या फिर कांग्रेस के भीतर जो उठापटक मची हुई है, क्या वह मुद्दों के शक्ल में आ सकती है बाहर या फिर नहीं आ सकती है? सवाल यहां दूसरे हिस्से में दूसरी बड़ी बात जो आती है कि पहली बार जो है, जो पत्रकार चाहता है कि बीजेपी या फिर भाजपा या फिर प्रधानमंत्री उस शक्ल में आगे बढ़ जाए, उनकी भी हिम्मत ना पड़े कि वो उस दिशा में आगे बढ़ जाए। आप कहेंगे यह कौन सी बात है? होता यही है कमोबेश, जब भक्तगण या फिर भीड़ या फिर जिसको चाहने वाले, जिसको लोग फ्रेंडली एलिमेंट्स कहते हैं, उसको जिसको मेन स्ट्रीम में आप ले आते हैं, उन फ्रेंडली एलिमेंट्स के उसके बाद की जो मांग होती है, जिसको लेकर के सत्ता समझ ही नहीं पाती कि अब क्या करे, वैसी स्थिति इस चुनाव के दौर में आ गई। और एक ही झटके में आपको कह दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से निकले हुए करीब करीब 18 मुद्दे जो 3 राज्यों में रेंगते रहे, उसी पर जो मेन स्ट्रीम पत्रकार के भीतर जो बहस हुई, उस पर करीब करीब इस पूरे दौर में 100 घंटे से ज्यादा का वक्त गया। चर्चाएं हुई, उस पर बहस हुई, डिबेट हुआ, उस पर अपने अपने तरीके से कार्यक्रम किए गए, रिपोर्ट तैयार की गई, अलग अलग जगहों पर पत्रकार के अलग रिपोर्टर्स की मौजूदगी उस पर सवाल करती हुई नजर आई, और उसके ऊपर कमरे में बैठ करके जो रिपोर्ट बनाई जाती है, जो टेलीविजन स्क्रीन पे दौड़ती है, उस पर तमाम फैक्ट तथ्य को अपने हिसाब से फिगर्स को डेवलप किया गया। दोनों परिस्थिति जो है, खास तौर पर लाल डायरी और महादेव ऐप, और तीसरी परिस्थिति जो है, जो मध्य प्रदेश के भीतर निकल करके आया, जिसमें खास तौर पर दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के परिस्थितियों का जिक्र हो या फिर कमलनाथ के करप्शन का जिक्र हो। इसमें शिवराज सिंह चौहान का करप्शन का जिक्र नहीं। ये तमाम परिस्थितियां कैसे निकली, किस रूप में निकली, किस तरीके से आगे बढ़ती लगातार चली गई, इन बातों का जिक्र है। तो आज एक लंबे फहरिस्त सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताएं, उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भाषण आपको सुननी चाहिए। ये भाषण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जो है भाजपा के कार्यकर्ता से भी ज्यादा बहुत तादाद में पत्रकारों की मौजूदगी चुनावी राज्यों में नजर आ रहा है। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा ये होता है जो आरएसएस के स्वयंसेवक है या फिर भाजपा का कार्यकर्ता रहा है, उसके भीतर भी सवाल था क्या इस चुनाव में वह कहां पर खड़ा है, उसकी मौजूदगी का असर जो है कुछ पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है, या फिर उसे हाशिए पे ढकेला जा चुका है। तो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताना पड़ा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी खून पसीने से खड़ी हुई पार्टी है, और कार्यकर्ता अपने आप को अकेला न समझे, हम साथ खड़े हैं। तो फिर सत्ता अगर जा रही है और सत्ता अगर बरकरार रखनी है, तो फिर दोनों परिस्थितियों में कार्यकर्ता चाहिए। तो पहले जरा पीएम मोदी प्रधानमंत्री का इस भाषण पे ध्यान दीजिए। लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जानते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चली जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है कि पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 4 पीढ़ियां खप गई है। 6,400 करोड़ रुपए यह केंद्र सरकार की बजट है जो पत्रकार को दिया गया, अभी नहीं, बीते 8 सालों में। इसके अलावे 3,000 करोड़ रुपए जो खास तौर पर 6 मंत्रालय, 6 विभाग जो सबसे प्रभावी है, उसके जरिए प्रचार के लिए पैसा दिया गया पत्रकार को। इस बार नहीं, बीते 8 सालों के भीतर
7,000 करोड़ रुपए जो अलग अलग योजनाओं के जरिए भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार करते हैं, वह भी दिया गया पत्रकार को। अब नहीं, बीते 8 सालों के भीतर। और यहां पर सवाल उठता है, क्या कार्यकर्ताओं का जिक्र प्रधानमंत्री ने जब एक रैली के भीतर कर दिया, तो उन कार्यकर्ताओं को क्या अब मुख्य धारा में लाने का प्रयास करने की जरूरत आन पड़ी है? लेकिन इसके ठीक बराबर, ठीक समानांतर जो आप आंकड़ा बता रहे हैं आपको, करीब करीब 18,000 करोड़ का जो पत्रकारों को दिया गया अलग अलग माध्यमों से, उसको थोड़े देर के लिए आप भूल जाइए और जरा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए जो भी मुद्दे थे, उन मुद्दों में 2 ही मुद्दे क्यों उभर करके आए, वह चुनाव आयोग तक क्यों पहुंचे और पत्रकार ने उसी को क्यों दिखाया। इससे हट करके करीब करीब 16 मुद्दे अलग अलग जगहों पर, हो सकता है चाहे अडानी से भी जुड़े हो सकता है वो महंगाई से जुड़े हो, बेरोजगारी से जुड़े हो, मुफलिसी से जुड़े हो, पुरानी ओल्ड पेंशन से जुड़े हुए, किसानों से जुड़ा है, एमएसएमई से जुड़ा हुआ हो, मजदूरों से जुड़ा हुआ हो। इन तमाम मुद्दों को भूल जाइए, इनका जिक्र टीवी स्क्रीन पे नहीं था, अखबारों के पन्नों पर नहीं उखेरा गया था। उन 16 मुद्दों से हट करके जो 2 मुद्दों को पकड़ा गया, उसमें एक पर प्रियंका गांधी को नोटिस, दूसरा राहुल गांधी पर नोटिस। इलेक्शन कमीशन जो नोटिस दिया, उसको लेकर के करीब करीब औसतन हर न्यूज चैनल में मुख्य धारा के जो है, उनको इस पर करीब करीब 3 से 6 घंटे तक का खर्च किया। एक हिस्सा पनौती का है, दूसरा बंद लिफाफे में 21 रुपए जो पीएम मोदी ने दिया था उसका है। यहाँ पर एक और सवाल, इतनी हड़बड़ाहट पत्रकार के भीतर आखिर क्यों है, और खास तौर पर तब जब भारत देश के 2 बड़े कॉरपोरेट जो कि पत्रकार चला रहे हैं, मीडिया को चला रहे हैं, उसमें अंबानीज और अडानी की जो मीडिया है, जैसे अडानी ने एनडीटीवी ले लिया, और भी जो है सो जहां जहां पैसा, जहां जहां शेयर लगे हुए इन दोनों को, वह भी नई बात निकल करके इसमें यह आती है कि भाजपा के, चाहे वह कम्युनिकेशन को संभालने वाली व्यक्ति हो या फिर आईटी सेल के चीफ हो, उनका सीधा संवाद जो है ये मेन स्ट्रीम पत्रकार यानी मीडिया के संपादकों के साथ नहीं, बल्कि एंकर्स के साथ, बल्कि हर विभाग में हर मुखिया के साथ ना सिर्फ लगातार बना रहता है, बल्कि इनकी आवाजाही भी इन दफ्तरों के भीतर, इन विभागों के भीतर होती है, जो कि अपने आप को स्वायत्त कहे या फिर फोटोस्टेट कहे, या फिर इस रूप में मान लिया जाए कि हम लोग चौथा खंभा है संविधान का। जो भारत के टॉप, हिंदी के टॉप 6 न्यूज चैनल है, कुछ अंग्रेजी भी चलाते हैं, उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों चलाते हैं। इन 6 चैनल इस इलेक्शन यानी चुनाव के दौरान जो भाजपा के कम्युनिकेशन यानी पत्रकार को संभालने वाली टीम है, जो उनका आईटी सेल है, उनके लोगों की आवाजाही जो इन जगहों पे हो रही है, वह महीने के भीतर, छोड़ दीजिए आप, एक दिन में औसतन 2 से 3 बार किसी न किसी की मौजूदगी वहां होती है। अब तक सवाल था कि पत्रकार के भीतर उनकी आवाजाही फोन के जरिए होगी, आपको क्या चलाना है, आपको क्या नहीं चलाना है, किस पे बहस करनी है, किस पे बहस नहीं करनी है, ये दूर की बात होगी। अब सीधा संवाद बनाने की स्थिति आ गई, और जो कॉर्पोरेट की जो चैनल है, जो खास तौर पर उनके संदेश बहुत साफ है सरकार के लिए कि ये आप ही का चैनल है, आपको जैसे चलाना है आप चला लीजिए। यह तो पहला हिस्सा है इसका। दूसरा हिस्सा, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसमें आपको चलाना है, चला लीजिए, ये कहने की जरूरत आन पड़ी। इससे पहले जो जो सुविधाएं दी गई, क्या आपके पास जो जो चीजें मौजूद हैं उस पर हम नकेल न कसे, उसके एवज में आपको हमारे साथ खड़े होना है। और दूसरी तरफ जो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस या फिर इंडिया है, इंडिया अलायंस, उसको याद होगा कि अब कुछ पत्रकार को लेकर के बाइकआउट किया गया था, लेकिन बाइकआउट एंकर जो एंकर किया, वहां पर कई कमलनाथ नजर आए उस एंकरों के साथ, कहीं गहलोत नजर आए। ये दोनों अपने आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे किसी को कुछ कहने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। सत्ता में आ जाएगी तो जमीन मिल जाएगी और कुछ दिनों के लिए, अगर नहीं आए तो ये आखिरी चुनाव होगा इन दोनों के लिए। बहरहाल पत्रकार की सवाल है, इन पर मत जाइए। अब बेचैनी पत्रकार के भीतर सबसे बेचैनी ये है कि दूसरी तरफ इंडिया का हिस्सा हो या फिर कांग्रेस का हिस्सा हो, ये दोनों का मिला करके खड़ा है। जब उनके कोई भी मुद्दे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नहीं दौड़ते नजर आते हैं और सीधा संवाद जो है जब वो लोगों से बना रहे थे, तो पहली बार में इन 3 राज्यों के भीतर नई चीज एक नजर आई और बाहर आया कि वो प्रधानमंत्री पीएम मोदी का भाषण लाइव टेलीकास्ट होगा। अमित शाह का भाषण
कुछ जगहों पर कटेंगे, कुछ जगहों पर नहीं कटेगा, दिखाई दे ही जाएगा गाहे बगाहे। इसके अलावे भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के भाषण कुछ जगहों पे दिखाई देगा, उसका कुछ हिस्सा काट करके आपको चला दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेसी नेता का क्या कह रहे हैं इसको आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। पहली चुनौती पत्रकार के सामने इन चुनाव के भीतर यही आकर के खड़ी हो गई कि जब कांग्रेस के नेताओं के भाषण नहीं दिखा रहे हैं तो फिर कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं या सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों जगहों पर जो पता किया गया, जो संवाद बनाया गया, उसमें जानकारी यही निकल करके आ रही है कि ये लोग क्या कहते हैं वो पत्रकार के जरिए बात तो आती ही नहीं है, और इन पर जो कसीदे गढ़ी जाती है सत्ता पक्ष यानी भाजपा के जरिए, वह बातें तो सुनाई दे जाती है, लेकिन यह क्या कह रहे हैं ये तो सुनने के लिए जाना पड़ेगा मैदान में। इसीलिए तमाम जगहों पर जो भीड़ आने लगी और इतने जगहों पर कांग्रेस के चूंकि 3 नेता चेहरा लिए हुए, चाहे वो बघेल हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे गहलोत हो, या फिर सचिन पायलट ही क्यों ना हो, इनके साथ एक चेहरा है, लेकिन इसका एक शानदार चेहरा तेलंगाना के भीतर नजर आया जहां पर कोई चेहरा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कमजोर है। वहां पर कांग्रेस और खास तौर पर कांग्रेस के नेता जो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी रैलियों में जितनी बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ करके आई, वहां पर जो जानकारियां मिली उसका एक ही कहना था कि अगर ये टेलीकास्ट न्यूज चैनल वाले कर रहे होते तो फिर हम क्यों निकल करके आते, हमें घर से निकल करके आने की जरूरत ही नहीं, हम तो घर पे सुन लेते। यहां तक कि लोकल स्तर पर भी पेलिटेट किया गया, वो पैसे के जरिए हो, प्रभाव के जरिए हो, दबाव के जरिए हो, निर्देशों के जरिए हो, जो भी हो, लेकिन पहला यहां पर मैसेज इस दौर में पत्रकार मुगलों के पास यह चला गया कि अगर आप एक तरफा खड़े हैं और चुनाव के भीतर, चुनाव के समय एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर खुद को खड़ा कर चुके हैं, जहां पर आपको यह लगने लगा कि अब अगर चुनाव भाजपा हार गई यानी आने वाले समय में वर्तमान सत्ता नहीं रही तो फिर क्या होगा, क्योंकि संवाद अगर सीधे बनाने की दृष्टि में अगर भाजपा यानी भारत जोड़ो यात्रा से निकली बात, वो इलेक्शन के पीरियड में जनता खुद सुनने आने लगी और फिर कहां सुने, या उसे समझ ही नहीं आया। तो सबके पास सोशल मीडिया का एस्पेक्ट नहीं है। अभी भी मेन स्ट्रीम पत्रकार टेलीविजन जो होता है वो बहुत सस्ते में और बहुत सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाता है, और वहां पर सिर्फ एक ही चेहरा रेंगता है और दौड़ता है, और राहुल गांधी ने संवाद बनाया, ये पत्रकार हमें नहीं दिखाता तो हम लोगों के पास जाएंगे अपनी बात कहने, उनकी बात सुनने के लिए। या किसी को नहीं पता था, और शायद हो भी सकता है कि कांग्रेस को भी इसकी जानकारी ना हो कि दरअसल लोग उन्हें सुनने आ रहे थे, या सोच करके कि पत्रकार अगर नहीं दिखा रहे हैं तो फिर पत्रकार इस बात को अब समझ गया है कि दरअसल ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अगर हम पार्टी के साथ खड़े हैं, बतौर पार्टी खड़े हैं, या हम चुनाव न लड़ रहे हो लेकिन चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में जो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है, जो एलिमेंट्स है, उसको हम अगर आजमा रहे हैं और पहली बार जनता ही इसको खारिज कर रही है, तो फिर स्थिति तो ये नाजुक है, हरकंप तो मच गया है, मुश्किल हालात है, गिरता हुआ ग्राफ है, कितनी विवश है, इस मुश्किल सवाल है। 2019 के भीतर आप झांकिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चैनल हुआ करता था, वो चैनल प्रधानमंत्री मोदी का था या फिर किसका था, न कभी भाजपा बता पाई न कभी सरकार बता पाई। जब ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया तो उन्होंने भी इसे हवा में उड़ा दिया था। उस दौर को, उस समय को याद कीजिए, 2019 में एक चैनल आया जो केवल प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को ही सुबह से लेकर के रात तक लगातार दिखाते रहता था। 2019 का वो अब 2024 आने वाला है। अब जो है, जब मेन स्ट्रीम पत्रकार जिसे गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, हम उससे भी एक कदम आगे ले चलते हैं कि गोदी मीडिया को भी अब एहसास हो गया कि अब उसकी उपयोगिता हो सकता है कि सत्ता के लिए हो, लेकिन जनता के लिए उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। अब तब क्या होगा? तो ये एक नई परिस्थिति उभर के आ रही है कि बेचैन करने वाली स्थिति है भारत देश के भीतर। फोर्थ स्टेट को लेकर के, फोर्थ स्तंभ, जो चौथा स्तंभ है, जिसको जवाब देने की स्थिति में कोई नहीं सामने है। संवाद बनाना, संवाद के साथ सरोकार को जोड़ना और उनके मुद्दों को उठाना, इसके पूरे तरीके से वर्तमान दिल्ली की सत्ता करती चली गई। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि जो लोगों के सामने जो सवाल उभर रहे हैं, उन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर बीजेपी के अध्यक्ष या उनका कोई भी नेता हो, लोगों से जुड़े हुए सवालों का जवाब
वह जो है अपने उपलब्धियों के आंकड़े को रख करके बताते हैं कि देखिए हम आज 4 ट्रिलियन होने वाले हैं। जीडीपी हमारे ग्रोथ रेट को आप देख लीजिए, हमारे भारत देश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, डेवलप होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिनकी कोई अपनी जमीन है, पैसा है, कागज है, उसी के ऊपर आंकड़े तैयार किए गए और उसी के हिसाब से बढ़ता हुआ कॉर्पोरेट का नेटवर्थ है। और इस नेटवर्थ के कॉर्पोरेट का नेटवर्थ बढ़ते हुए इसमें बहुत बड़ी भागीदारी बीते 9 सालों से पत्रकारों का है। तो पत्रकारों ने उसी दिशा में काम शुरू कर दिया, यानी पत्रकार ने अपने ही चरित्र को खत्म कर दिया। जो उसकी भूमिका थी वह खत्म हो गई, जो इन 5 राज्यों के चुनाव प्रचार के भीतर खुल करके सामने आने लगा और नजर भी आया। तो फिर यहाँ पे 2-3 संकट वर्तमान में मौजूदा समय में जो पत्रकार के साथ हो गए कि अपने क्रेडिबिलिटी, अपनी साख, अपनी भूमिका, क्या पत्रकारों की भूमिका खत्म हो जाएगी अपनी? अगली परिस्थिति, जब ये तीनों चीजें अगर खत्म हो जाएगी और जब ये संस्थान के तौर पर इनकी मान्यता फोर्थ एस्टेट के तौर पे रहेगी ही नहीं, तो फिर सत्ता के भीतर जो भी रहेगी इनको कोई सहूलियत देगा क्या? और बोलेगा अपने तौर पर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाइए। यानी अब तक जो बाजार के भीतर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी कि आज रेट थी, सर्कुलेशन का दायरा था, विज्ञापनों का आना था, उन सभी के समानांतर जब सत्ता से पैसा आने लगा तो सबने उस बात को छोड़ दिया और इस बात को छोड़ दिया कि किस खबर को लेकर के लोगों में क्या रुचि है। यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। अब क्या होगा? सत्ता पैसा दे नहीं रही है, बीते 1.5 साल का पैसा अभी भी रोका हुआ है, जो बार बार कह रहे कि आप पैसा दे दीजिए। सरकार कह रही कि इनकी उपयोगिता खत्म हो गई, इनको पैसा भी क्यों दे, अब इनके साथ कर लिया जाएगा, इनके बाकी धंधों पर भी तो हमारी निगरानी है। तो हमने उसके ऊपर कोई तो ईडी नहीं भेजा अब तक, तो ईडी भेज करके उन्हें चेता देंगे, उनको करने दीजिए जो करते हैं। ये दूसरा खतरा है, पहला क्रेडिबिलिटी का खतरा, दूसरा पैसे का खतरा, और अगला तीसरा बड़ा खतरा जो है भारत देश में इस दौर में लोकतंत्र से जो खिलवाड़ खुले तौर पर आमतौर पर जो पत्रकारों की भूमिका को लेकर के है, और उस पर चुनाव आयोग ने भी आकर के आंखें अपने बंद रखी, उस पर कोई कभी सवाल नहीं किया कि ये कैसे संभव है कि भारत देश की सत्ता को लेकर के ही पूरा गान जो है भारत देश के पत्रकार के भीतर हो और दूसरे तरफ की कोई बात आ ही नहीं रही हो। चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने हर दृष्टि से अपने आंखें बंद कर ली, चाहे अपराध के आरोपी कैंडिडेट्स हो जिनको विज्ञापन देना हो, टेलीविजन के ऊपर बोलता हो उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिए, इशूज पे ध्यान नहीं दिए, किसको कितना कवरेज दिया जा रहा है यह भी नहीं ध्यान दिए। जबकि इलेक्शन के समय माना जाता है कि बराबरी के तरीके से, चूंकि जनता का रिप्रेजेंटेशन उनको करना है, तो जनता के लिए हर बात को बताना चाहिए, और ये दूरदर्शन में होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब पैसे के जरिए बिल्कुल सत्ता के साथ खड़े हुए, तो फिर डेमोक्रेसी का एक ही चेहरा कोई देख पाए जिसके भीतर डेमोक्रेसी तानाशाही में बदलती हुई दिखाई देती है। इन 3-4 सवालों के जवाब जो है क्या 3 दिसंबर के ऊपर जाकर के अटक गया है, और एक बेचैनी भरी पत्रकारों के भीतर भी छा गई है, जिसके भीतर उनके सामने संकट हो या न हो, संकट इस समाज के भीतर का है। क्योंकि जो एलिमेंट्स थे, फ्री के एलिमेंट्स थे, जिसको मेन स्ट्रीम में आप ले आए, उनकी मांग लगातार बढ़ती चली गई। अगर इस दौर में पीएम मोदी उनके मांग को अगर पूरा नहीं करेंगे जिस रूप में वो चाहते हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक होना चाहते हैं तो ये डेमोक्रेटिक नहीं होने देंगे, या फिर ये चाहेंगे कि हम किसी दूसरे चेहरे को ले आए। क्या ऐसी परिस्थिति आ सकती है फिर उस दिशा में ये देश आगे बढ़ रहा है, या फिर समाज के भीतर एक नई टकराव की परिस्थिति तो कहीं नहीं पैदा हो जाएगी? ये सवाल जो है इसलिए भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो बैलेंस करता है, जो संतुलन बनाता है, जो सूचना देने के नाम को लेकर के, और फोर्थ स्टेज जो इनका नाम है काम है निगरानी रखना उस सिस्टम पर कि वो सिस्टम सही तरीके से भारत देश के अंदर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। और खुले तौर पर आमतौर पर जब ये इजहार होते चला गया कि सिस्टम एक तरफा हो चला है, तो फिर बहुत बड़ा सवाल ये हो चला कि परिस्थितियां बिगड़ेगी तो संभलेगा कैसे और संभालेगा कौन? अब पहले निशाने पर तो यही पत्रकार होगा, वही फिल्म सिटी होगी, वहां बैठे हुए बड़े बड़े कद्दावर पत्रकार होंगे जो मुगल से अपने आप को जो कहते हैं वह होंगे निशाने पे। तो फिर किसके निशाने पे होंगे? सत्ता के निशाने पे होंगे। सत्ता निशाने पे तभी उन्हें कुलेंगे जब जनता के भीतर, लोगों के भीतर इस बात को लेकर के आक्रोश होगा। और जनता जब पत्रकार से कट करके सीधे अपने आप को नेताओं को सुनने के लिए जाने लगे अपने, तो फिर यहाँ पे
चुनाव परिणाम की परिस्थिति को जरा आप सोचिएगा कि क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।